तो पिछले बार हमने मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशंस कर लिए थे। इस बार हम जो पिछली बार हमने कर लिया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। ठीक है, ये हमारे शरीर को कैसे एनर्जी देते हैं और स्ट्रक्चर देते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे एक तरीके से जादुई केमिकल्स की बात करेंगे जो हमें एनर्जी तो नहीं देते, लेकिन उनके बिना हमारे शरीर की मशीन ही एकदम जाम हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं शुरू विटामिन्स के साथ। ठीक है, विटामिन्स की दुनिया। विटामिन्स तो ये एक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों की क्रियाशीलता यानी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। आसान भाषा में समझें तो जैसे गाड़ी में पेट्रोल ज़रूरी है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना, वैसे ही गाड़ी के पुर्जों को स्मूथ रखने के लिए इंजन ऑयल यानी विटामिन्स भी ज़रूरी है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी देने का काम तो कार्बोहाइड्रेट कर रहा था, है ना, फ्यूल का काम कर रहा था, लेकिन उसके स्मूथ रखना भी ज़रूरी है, तो वो काम करते हैं विटामिन्स। ठीक है, अब इनकी थोड़ी सी भी कमी हो जाए अगर शरीर में तो बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा फल या सब्ज़ी खाने से हम किस बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, हर विटामिन का एक अपना खास काम होता है, तो एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन ए, इसका नाम रेटिनॉल भी होता है। ठीक है, तो रेटिनॉल दिखे या विटामिन ए दिखे, दोनों एक ही है। ये हमारी आँखों की रोशनी के लिए जिम्मेदार है। इसके सोर्सेज हैं खाने पीने के, कैरेट यानी गाजर, गोल्डन राइस, दूध और मछली। ठीक है, ये इसके मेन सोर्स हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें कम रोशनी में दिखना बंद हो जाता है। यानी अंधेरे में भी हम थोड़ा बहुत तो देख ही लेते हैं, तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। थोड़ा बहुत भी अगर दिख रहा होता है ना, तो अगर जिसके नाइट ब्लाइंडनेस है विटामिन ए की कमी से, उसको बिल्कुल ही नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, कुछ भी नहीं दिखता। ठीक है, फिर उसके बाद विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विटामिन डी का काम करता है, इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि हमारी स्किन सूरज की धूप से इसे खुद बना लेती है। ठीक है, ये हमारी हड्डियों यानी बोन्स में कैल्शियम को सोखने का काम करता है। अगर बचपन में इसकी कमी हो जाए तो रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, तो ये बीमारी हो जाती है रिकेट्स नामक, विटामिन डी की कमी से। फिर विटामिन ई, इसे टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। क्या? टोकोफेरॉल। इसे ब्यूटी विटामिन या एंटी एजिंग विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे शरीर से ख़राब केमिकल्स यानी मुक्त मूलक को ख़त्म करता है। अगर ये सही मात्रा में हो तो चेहरे पर पिंपल्स और झुर्रियाँ नहीं आती और बुढ़ापा देरी से आता है। ठीक है, तो अच्छी स्किन के लिए ये अच्छा रहता है। ठीक है, इसके सोर्सेज हैं ताज़े फल, फ्रेश फ्रूट खाओ और ब्लैक टी। विटामिन ई। अब विटामिन के क्या होता है? ये इकलौता ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर ही बन जाता है। ठीक है, इसका काम है चोट लगने पर रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनाना, ताकि खून बहना रुक जाए। ठीक है, तो हमने इंपॉर्टेंट विटामिन करें, सारे विटामिन नहीं कर रहे हैं, विटामिन बी वगैरह। बाकी विटामिन बी के कई सारे टाइप होते हैं, B1 B2, ठीक है, B7 B12, कई सारे होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स पूरा होता है। विटामिन सी होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और वो खट्टी चूजे में पाया जाता है, और बाकी तो ये है ही। ठीक है, तो सर्दियों में आपकी मम्मी आपको धूप में बैठने को कहती है ना कि धूप में बैठ जा, है ना, हमें भी अच्छा लगता है धूप में बैठने में, तो वो इसलिए क्योंकि धूप में हमें फ्री में विटामिन डी मिलता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है, तो अगर आप बैलेंस डाइट, संतुलित आहार नहीं लेंगे तो इन विटामिन्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, कमी हो जाएगी, आपको चश्मा वगैरह लग सकता है, हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, आप जल्दी थका थका महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो संतुलित आहार लेना है, बैलेंस डाइट लेनी है। फिर उसके बाद विटामिन ए से क्या है कनेक्टेड? आँखें यानी रेटिनॉल। विटामिन डी से कनेक्टेड है सनलाइट, धूप। और विटामिन ई एवरग्रीन ब्यूटी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? जब हम नाक से हवा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो क्या होता है? उसे हम सांस लेना कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं हवा अंदर और बाहर छोड़ते हैं तो हम सांस ले रहे होते हैं। लेकिन साइंस की भाषा में शरीर के अंदर गए हुए खाने यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से जलाकर, ठीक है,
एनर्जी यानी ताकत निकालने की प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है, यानी श्वसन कहते हैं। क्या? शरीर के अंदर गए हुए खाने जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में है, उसको ऑक्सीजन की मदद से जलाता है, ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से वो जलता है, ठीक है, और हमें एनर्जी देता है। इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम चाहे जितना भी अच्छा खाना खा लें, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो उस खाने से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जब हम नाक से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, फेफड़ों में। ये ऑक्सीजन हमारे खाने यानी ग्लूकोज को तोड़ती है, ठीक है। अब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन से जलता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, तो हमें 38 ATP एनर्जी का पैकेट मिलता है, ठीक है। ATP एक तरीके से एनर्जी के पैकेट को समझ लो, 38 ATP मिल जाता है हमें, ठीक है। अब इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। तो जब आपको नींद आ रही होती है या आप सुस्त होते हैं तो आपको उबासी आती है, यॉर्निंग, है ना। पता है क्यों? जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो हमारा दिमाग मुंह को ऑर्डर देता है कि पूरी ताकत से मुंह खोलो और एक साथ बहुत सारी हवा अंदर खींचो, उबासी और कुछ नहीं, है ना, बस बलपूर्वक हवा को अंदर लेना है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन आए और पूर्ति हो जाए ऑक्सीजन की। अब हमें हमेशा नाक से ही सांस, नोज़ से ही सांस क्यों लेनी चाहिए, मुंह से क्यों नहीं लेनी चाहिए? तो नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर्स, और चिपचिपी झिल्ली होती है, म्यूकस, ठीक है। ये क्या करती है, हवा में मौजूद जो धूल के कण वगैरह होते हैं ना, और कीटाणु वगैरह जो होते हैं हवा में, वो फेफड़ों तक जाने से रोक देती है उसे, ठीक है। तो म्यूकस रोक देती है और बाल रोक देता है, ठीक है। तो मुंह से सांस लेने पर सारा कचरा सीधा अंदर चला जा सकता है ना, इसलिए नाक से सांस लेनी चाहिए। इसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सीश्वसन और मांसपेशियों की थकान। अब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एनॉक्सी का मतलब है बिना ऑक्सीजन के, ठीक है। जब हमारा शरीर बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाने लगता है ना, जब हमारा शरीर बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाने लगता है तो उसे अनऑक्सी श्वसन कहते हैं, बोले तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपने कभी सोचा है कि जब हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं या जिम करते हैं तो हमारे पैरों और हाथों की मांसपेशियों, मसल्स में भयंकर दर्द क्यों होने लगता है? इसका राज यहीं छुपा है, ठीक है। तो जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन हम उतनी तेज़ी से ऑक्सीजन अंदर नहीं ले पाते जितनी तेज़ी से खर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। तो शरीर इमरजेंसी में बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को तोड़ने लगता है, ठीक है। इसकी वजह से शरीर में 38 ATP की जगह बहुत कम एनर्जी बनती है और साथ में एक खतरनाक एसिड बन जाता है जिसे लैक्टिक एसिड बोलते हैं, मसल्स में इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। तो दौड़ते समय जब पैरों में दर्द होता है ना और पैर रुक जाते हैं, मसल फटीग हो जाता है, वो इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण होता है, ठीक है। तो बॉडी हमें रोकने की कोशिश करती है। फिर जब हम बैठकर आराम करते हैं और गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन वापस आती है, लैक्टिक एसिड ख़त्म होता है और दर्द गायब हो जाता है, ठीक है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड बनता है। अब पहाड़ों का सफ़र और हीमोग्लोबिन। देखो, हमारे खून यानी ब्लड में एक लाल रंग का पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर के कोने कोने तक पहुंचाने वाली टैक्सी है, ठीक है। हमारे शरीर के फेफड़े से इसने ऑक्सीजन ली और शरीर के कोने कोने तक पहुंचा दिया, किसने? हीमोग्लोबिन ने, ठीक है। तो जब आप वैष्णो देवी या किसी ऊंचे पहाड़ वगैरह पर जाते हो तो वहाँ हवा पतली होती है और ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होती है बेसिकली वहाँ पे। तो शुरुआत में आपको उल्टी यानी वोमिटिंग या सिर दर्द हो सकता है, लेकिन 7-8 दिनों बाद क्या होता है, आपकी बॉडी समझ जाती है कि यहाँ ऑक्सीजन कम है ना, तब शरीर ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनाना शुरू कर देता है ताकि थोड़ी सी भी ऑक्सीजन आए अगर, तो उसे तुरंत पकड़ ले, ठीक है। ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो तुरंत पकड़ लेगा,
ठीक है, थोड़ी सी भी ऑक्सीजन होगी उसी को पूरा इस्तेमाल कर लेगा, है ना। तो यही कारण है कि पहाड़ी लोगों के गाल लाल होते हैं। समझ में आया फैक्ट। और उनका स्टेमिना हम मैदानी लोगों से कहीं ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। हीमोग्लोबिन क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उनकी बॉडी बना ज़्यादा रही होती है हीमोग्लोबिन, है ना। क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है ना। ऑक्सीजन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगा, और ये रेड कलर के लिए भी जिम्मेदार होता है। बात समझ में आई? ठीक है, साइंस है इसके पीछे। तो हमने विटामिन्स की दुनिया देख ली, ठीक है। सांस लेने की असली साइंस को समझ लिया, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई, के, सी, है ना, ये सब देख लिया, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया, और 38 ATP एनर्जी देख ली, है ना। योनिंग का विज्ञान देख लिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन और लैक्टिक एसिड की वजह से जो दर्द होता है वो देख लिया। पहाड़ों पर हीमोग्लोबिन का बढ़ना ये देख लिया, है ना। अब हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा तो आगे और कर ही लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में करेंगे। तो अब आगे करते हैं कि जो हम खाना हमने खाया ग्लूकोज के फॉर्म में खाया हमने, ठीक है, और जो सांस हमने ली, ऑक्सीजन ली हमने, वो सिर से लेकर पैरों तक पहुंचती कैसे है? ये काम हमारे शरीर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है, ठीक है। तो करेंगे इसको एक एक करके, ठीक है। जहाँ खून की गाड़ियाँ दौड़ती हैं और हमारा दिल का इंजन काम करता है, एक तरीके से इस एनालॉजी के साथ हम समझेंगे इसे, ठीक है। तो इसमें आता है सबसे पहले मानव रक्त, यानी ह्यूमन ब्लड, और ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। तो साइंस की भाषा में रक्त जो होता है, ब्लड, एक संयोजिक ऊतक होता है, बोले तो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ब्लड एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसका काम है शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पोस्टमैन होता है ना, हर घर तक चिट्ठी पहुंचाता है, हमारा खून ऑक्सीजन, खाना और पानी शरीर के हर कोने तक पहुंचाता है, ठीक है। हमारा खून क्या करता है? ऑक्सीजन, खाना, पानी शरीर के हर कोने तक पहुंचाता है, बिल्कुल पोस्टमैन की तरह, ठीक है। तो कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए या ऑपरेशन हो, है ना, तो खून की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ब्लड ग्रुप का सही साइंस पता होगा तो आप किसी की जान बचा सकते हो, ठीक है। कितना बड़ा काम कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो कैसे काम करता है। इंसानों में ना मुख्य रूप से 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 तरह के, ए, बी, ए बी और ओ, ठीक है, ठीक है। ए बी, ओ, बी और ए, ठीक है, ये 4 तरह के। अब इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात, ए बी पॉजिटिव, है ना, यानी ए बी प्लस वाले इंसान को सार्वभौमिकग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। यानी कि जिसका भी ए बी पॉजिटिव है ना, वो किसी भी ग्रुप का ब्लड ग्रुप ले सकता है, चाहे ए हो, ए नेगेटिव हो, बी नेगेटिव हो, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव हो, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव हो, है ना। तो वो किसी का भी ले सकता है, क्योंकि दुनिया में किसी भी इंसान का ये बंदा खून ले सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। अब इसके शरीर में कोई एंटीबॉडी यानी दुश्मन से लड़ने वाला सिपाही नहीं होता है जो दूसरे के खून को रिजेक्ट करे, ठीक है। तो एंटीबॉडी नहीं होता है इनके शरीर में। और जो ओ नेगेटिव होता है, ज़रूरी बता रहा हूँ, खाली वही जान लो, ओ, क्योंकि जल्दी करना है भाई। ओ नेगेटिव जो होता है ना, वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी वो किसी को भी अपना खून दे सकता है, ये किसी को भी अपना खून दे सकता है, ओ नेगेटिव वाला, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ हो, किसी को भी ये बंदा खून अपना दे सकता है, ओ नेगेटिव वाला। अगर किसी को पता हो कि मेरा ओ नेगेटिव है तो वो चुपचाप जाए, कितना ही खून दान करे, उसका खून किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। और ओ बी पॉजिटिव वाला किसी का भी ले सकता है, ठीक है। बाकी सबको अपने अपने ग्रुप का ही लेना और देना होता है। समझ में आ गई? तो जैसे मान लो एक इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, अगर गलती से उसे बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो उसके शरीर के एंटीबॉडीज़ क्या सोचेंगे सिपाही कि कोई दुश्मन आ गया है, और वो आपस में लड़कर खून का थक्का बना देंगे, है ना, एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसे, जिससे इंसान की तुरंत मौत भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर हमेशा ब्लड मैच करके ही खून चढ़ाते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ बड़ा खेल कर सकते हैं। अब देखो, अगर पति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है
और पत्नी का नेगेटिव है तो उनके दूसरे बच्चे के जन्म के समय एक बीमारी हो सकती है। ठीक है, दूसरे बच्चे के समय, तो उनके दूसरे बच्चे के समय के जन्म के समय, तो उनके दूसरे बच्चे के जन्म के समय एक बीमारी हो सकती है जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा गर्भ में ही मर सकता है। ठीक है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, आजकल डॉक्टर पहले ही टेस्ट करके एक छोटा सा इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे सब ठीक रहता है। ठीक है, तो आजकल मॉडर्न साइंस में सब चीज़ का इलाज है। तो याद रहेगा, ए बी पॉजिटिव मतलब ऑल ब्लड, मतलब सबका ले सकता है ब्लड ये। ठीक है, और ओ नेगेटिव यानी ओ ज़ीरो, हाँ, ओ मतलब ज़ीरो नखड़े। ठीक है, मतलब किसी को भी दे सकता है। अब रक्त वाहिनियाँ बोले तो ब्लड वेसल्स, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, आर्टरी और वेन्स यानी धमनी और शिरा। तो हमारा शरीर एक बंद परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा शरीर, हमारा खून जो है ना, शरीर में ऐसे ही खुला नहीं बहता है जैसे कॉकरोच वगैरह में होता है, उनमें खुला ही बहता है। लेकिन इंसानों में, हमारे यानी हम में, खून बंद पाइपों में बहता है। ठीक है, इन पाइपों को रक्त वाहिनियाँ बोलते हैं। ठीक है, रक्त वाहिनियाँ बोले तो ब्लड वेसल्स। अब इसमें धमनी, आर्टरी क्या करती है, ये पाइप जो होता है ना, पाइप की तरह समझो, ये पाइप खून को हमारे हमारे दिल से हार्ट से शरीर के अन्य अंगों तक ले जाती है। ठीक है, शरीर के अंगों तक ले जाती है। इसमें खून बहुत स्पीड और प्रेशर से बहता है। ठीक है, इसलिए इसकी दीवारें मोटी होती हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड है, दीवार मोटी होंगी क्योंकि दिल से उसने लिया और ऑक्सीजन वाला ब्लड लिया और वो शरीर के सारे अंगों तक पहुंचा रहा है। ठीक है, आर्टरी हमेशा मोटी होती है और बड़ा प्रेशर के साथ जाता है, स्पीड से जाता है। ठीक है, अब देखो, इसमें हमेशा शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड रहता है। प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसमें हमेशा कौन सा ब्लड बहता है, प्योर ब्लड बहता है। अब एक एक्सेप्शन हो सकता है, इसमें एक एक्सेप्शन होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ना, इसमें अशुद्ध खून होता है। एक हमारी आर्टरी होती है पुल्मोनरी आर्टरी, इसमें अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहता है। समझ में आ गई बात। अब ये होती क्या है, ये ना जो हमारा हार्ट है, हार्ट से ऑक्सीजन रहित यानी कि अशुद्ध रक्त ले जाने वाली मुख्य रक्त वाहिका है। ठीक है, ये शरीर की एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो अशुद्ध रक्त का यानी ऑक्सीजन लेस ब्लड का वो करती है, अपने में कैरी करती है। ठीक है, तो ये हृदय के राइट वेंट्रिकल से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों तक पहुंचाती है। ठीक है, अब जो ब्लड आया है कार्बन डाइऑक्साइड वाला या यूज्ड ब्लड आया है, उसको दोबारा पहुंचाना होगा ना, तो आर्टरी से ही वो पहुंचाता है वहाँ पे हार्ट में, इस पुल्मोनरी आर्टरी से। अब शिरा क्या होती है यानी वेंस, ये पाइप शरीर के अंगों से खून को, एक मिनट, हाँ, जो वेंस होती है ना, शिरा, ये पाइप शरीर के अंगों से खून को वापस दिल तक लाती है। ठीक है, ये वाली पाइप यानी अंगों से खून को वापस दिल तक लाती है, हार्ट तक। इसमें खून की स्पीड बहुत धीमी होती है। इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त होता है यानी इम्प्योर ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो उसे इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन में खुद जो खून होता है वो शुद्ध होता है यानी ऑक्सीजन वाला होता है, तो पल्मोनरी वाला एक्सेप्शन रहेगा। ठीक है, याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद देखो, इसको ऐसे समझो, आप अभी अपने हाथ की कलाई या हाथ के पीछे देखो। ठीक है, जो हमारी हाथ की कलाई है ना, जहाँ पे हम कलावा वगैरह बांधते हैं, वहाँ देखो,
आपको जो नीली या हरी नसें, हरे रंग की नसें स्किन के बिल्कुल ऊपर दिख रही है ना, वो असल में शिराएँ हैं, वेन्स। धमनियाँ जो होती हैं, आर्टरीज, शरीर में गहराई में सुरक्षित होती हैं, बहुत अंदर रहती है, ठीक है, ताकि कटने पर एकदम से सारा खून बाहर ना फव्वारे की तरह निकल जाए, क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो वो अंदर की तरफ रहती है, ठीक है। बड़े अच्छे से डिजाइन है हमारी बॉडी। अब याद रखने को, इसको ऐसे याद रख लो, आर्टरी अवे फ्रॉम हर्ट, आर्टरी ऐसे शुरू हो रहा है ना, तो अवे फ्रॉम हर्ट, जो दिल से दूर ले जाए, है ना। तो दिल से दूर कौन सा जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। अब ह्यूमन हार्ट देख लो भाई, ह्यूमन हार्ट, हमारा दिल जो हर्ट होता है, कोई प्यार मोहब्बत या जज्बात कंट्रोल करने की मशीन नहीं है, जो हम रिलेट करते हैं कि मेरा तो दिल तोड़ दिया, है ना। तो ये वो नहीं है। साइंस के नज़रिए से ये सिर्फ और सिर्फ एक पानी की मोटर है, ठीक है, पंपिंग मशीन है, जो खून को धक्का देकर पूरे शरीर में पहुंचाती है, ठीक है, पंप है बस ये। हमारे हार्ट में 4 कमरे होते हैं, 4 चैम्बर्स, ठीक है, 4 चैम्बर्स बोलते हैं, 2 ऊपर जिसे हम एट्रियम बोलते हैं, और 2 नीचे जिसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है, 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। अब हमारा जो हार्ट होता है ना, वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक इसका मतलब ये है कि हमारे दिल की धड़कन दिमाग शुरू नहीं करता, हमारे दिल की धड़कन दिमाग शुरू नहीं करता, बल्कि दिल के अंदर ही एक अपना जनरेटर होता है, जिसे SA नोड बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं, ठीक है। तो खून शरीर में 2 बार हार्ट से होकर गुजरता है, खून शरीर में 2 बार हार्ट से होकर गुजरता है। एक बार गंदा खून आता है ना, और फेफड़ों में साफ होने चला जाता है, ठीक है, और फिर साफ खून वापस हार्ट में आता है और पूरे शरीर में भेजा जाता है, ठीक है। इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब लब-डब साउंड, ये जो आता है ना साउंड, लब-डब, सिनेमा में भले ही बोलते हैं धक धक करने लगा और मेरा जियरा जर, तो ये जो होता है ना, ये नहीं होता, है ना, ये धक धक नहीं होता। साइंस में असलियत में दिल लब-डब करता है, लब-डब, ठीक है। हार्ट के अंदर दरवाजे होते हैं, ठीक है, वॉल्व्स बोलते हैं। जब खून नीचे के कमरों में जाता है ना, यानी वेंट्रिकल्स में जाता है, और दरवाजे बंद होते हैं, तो पहली आवाज़ आती है लब, ठीक है। जब खून नीचे के कमरों में जाता है और दरवाजे बंद होते हैं, तो पहली आवाज़ आती है दरवाजे बंद होने की, लब। और जब खून हार्ट से बाहर शरीर में जाता है और दूसरे दरवाजे बंद होते हैं, तो आवाज़ आती है डब। डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप लगाकर सुनते हैं ना, वो यही लब डब आवाज़ होती है, ठीक है। अब देखो, एक सामान्य इंसान का दिल 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, ठीक है, एक ऑन एन एवरेज 72 बार हमारा हार्ट पंप करता है। जब हमें बहुत डर लगता है ना, जब हमें बहुत डर लगता है या हम भागते हैं, तो शरीर में एक केमिकल रिलीज़ होता है एड्रेनलिन नाम का, एड्रीनलिन, ठीक है, एड्रीनलिन। तो ये केमिकल निकलता है, ये क्या करता है, हार्ट बीट को 120 से 130 तक बढ़ा देता है, ठीक है, ताकि पैरों को भागने के लिए ज़्यादा खून मिले, ठीक है। पैरों में खून की सप्लाई बढ़ा देता है, ऑक्सीजनेटेड वाले, ठीक है। और जब डर खत्म होता है तो कौन सा, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन नाम का केमिकल आकर हार्ट बीट को वापस नॉर्मल कर देता है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो जिसका शरीर जितना बड़ा होगा, उसका दिल उतना धीरे धड़केगा, ठीक है। एक चूहे का दिल 1 मिनट में 300 बार से ज़्यादा धड़क सकता है, जबकि एक बड़े हाथी का बहुत धीरे। तो जिसका जितना बड़ा शरीर, उसका दिल उतना धीरे धड़कता है, ठीक है।
ठीक है भाई। तो हमने क्या क्या कर लिया भाई, हमने कनेक्टिव टिश्यू देख लिया, ठीक है, खून होता है एक कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमने आर्टरीज देख ली जो साफ खून ले जाती हैं, है ना, और शिराएँ देख ली, वेंस, जो गंदा खून यानी कि अनऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लाती हैं, है ना। हमारा जो दिल है सिर्फ एक पंप है जो ऐसे नोड यानी पेस मेकर की मदद से 1 मिनट में 72 बार लब डब करके खून को पूरे शरीर में घुमाता रहता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हमने मानव रक्त और ब्लड ग्रुप्स देख लिए, यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर। यूनिवर्सल डोनर कौन, AB पॉजिटिव, और एक्सेप्टर कौन, सॉरी उल्टा बता दिया। यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो O नेगेटिव होता है, ठीक है, O नेगेटिव होता है। और AB पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, AB नेगेटिव, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव और एक्सेप्टर AB पॉजिटिव। फिर उसके बाद हमने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया, आर्टरीज वेंस में डिफरेंस देख लिया। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है और वेंस डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड्स कैरी करती है, ले आती है ना। आर्टरीज मोटी होती हैं, अंदर की साइड होती हैं, वेंस बाहर होती हैं, ग्रीन और ये ब्लू कलर जैसी दिखती हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर और मायोजेनिक नेचर देख लिया। पेस मेकर जो ऐसे नोड की वजह से होता है, धड़कता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन देख लिया, एक बार जाना फिर आना, और लब डब साउंड देख लिया। और एड्रेनलिन केमिकल का, या इसे हार्मोन भी बोलते हैं, इसका हार्ट पर असर देख लिया, ठीक है। अब हम आगे अगले टॉपिक करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह करेंगे, ठीक है, आगे के टॉपिक में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स, बाय बाय। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, टाटा।